8:05 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 2 मिनट है, जिसको एंट्री करनी है दे देते हैं। पोटेंशियल रिवाइज कर लो, 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में पोटेंशियल की करेंगे, उसके बाद हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट कर देंगे। कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे आज। तो कैपेसिटर का एक बार वेटेज देख लेते हैं कि एग्जाम में कितना आता है, कितना इंपॉर्टेंट है। आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे? कैपेसिटर कवर करेंगे, कैपेसिटर क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। फिर उसके बाद स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये सेकंड, ये थर्ड। फिर लास्ट में देखेंगे इनमें एनर्जी स्टोरेज। तो ये दिस इज द फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना कैपेसिटर को कंप्लीट करेंगे। जेई में कितना वेटेज है, ये सिर्फ जेई का वेटेज है, नीट का नहीं है। ठीक है, तो जेई में पिछले लास्ट साल तुम देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं तुम्हारे पास एनर्जी स्टोर्ड वाले चैप्टर से। ठीक है, टॉपिक से, ये वाला टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो यहाँ से कितने आए हैं देखो, लास्ट ईयर में 24 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चन। तो सेकंड पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे पास कॉम्बिनेशन वाला। तो ये दो टॉपिक है जहाँ पर हम लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जहां से हम लोग ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एनर्जी स्टोर वाले क्वेश्चन कुछ मैं कराऊंगी, बाकी के तुम लोगों को डीपीपी से सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो डीपीपी है वो इम्पोर्टेंट है, वो सॉल्व करो। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से डीपीपी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, एक सवाल करो, ये पोटेंशियल से सवाल है। पोटेंशियल हम लोग कर चुके हैं, तो सॉल्व करके देखो पोटेंशियल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन को समझना चाहो तो देखो, दो चार्ज शेल है, आपके पास दो चार्ज शेल है, ये रेडियस इसकी कितनी है आर। ठीक है, उसके बाद दूसरी रेडियस कितनी है, एक दूसरा शेल है जिसकी रेडियस है 2r। ठीक है, द इनर स्फीयर हैज चार्ज -q, इस वाले स्फीयर के पास -q चार्ज है, जो दूसरा स्फीयर है उसके पास 3q चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव।
द इनर सरफेस इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। देखो अब ये क्या हुआ, जो ये वाली स्फीयर है, ये जो इनर वाला सरफेस है, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फाइंड हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू द अर्थ। तो आपको बताना है कितना चार्ज है इस वाले स्फीयर से जो अर्थ में अंदर चला गया, तो वो वाला आपको क्यों फाइंड करना है। करिए सॉल्व। भाई ये तुम बताओ, ये तुम इतनी लेट क्यों आते हो डेली क्लास में हमेशा, रीजन दो। है जो आउन बताओ, इतनी लेट क्यों आते हो आप क्लास में, हमेशा का है आपकी टाइमिंग, हमेशा लेट है। मैम अगली बार चलिए अगली बार से नहीं होना चाहिए, वरना मैं एंट्री नहीं दूंगी, क्योंकि सब बच्चे टाइम से आते हैं और तुम डेली लेट आते हो। तो दिस इज सॉरी मैम। ओके। चलिए अब ये सवाल सॉल्व करो। मॉर्निंग ज्वाइनिंग क्यों नहीं होगी। सबसे पहले तुम्हारे पास यहाँ से क्या आएगा, ये सोचो कि अगर तुमने, मान लीजिए ये स्फीयर ए है और ये स्फीयर है आपके पास बी, अगर शेल ए को आपने ग्राउंड से कनेक्टेड किया है, तो ग्राउंड पे जब कनेक्ट करोगे तो उस वाले स्फीयर का पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0। ये याद रखो, जब भी जिस चीज को आपने ग्राउंड से कनेक्ट किया है उस वाले सरफेस का पोटेंशियल हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाने वाला है। तो ये सबसे, ये वाली प्रॉपर्टी का आपको यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए अब क्या होगा, सपोज कर लो आप मान लीजिए कि जो शेल ए है इस पे अभी मेरे पास जो है एक्स चार्ज बच गया है। बहुत डिस्टरबेंस हो रही है भाई बच्चों। हाँ रेन बोलो। हाँ बोलो, पता है बोल दिया करो, ऐसे हैंड रेस मत कर क्या करो, बोल दिया करो। मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक्स चार्ज बचा शेल एस उस पे, एस ए पे, ठीक है। अब जो तुम्हारे पास शेल बी है इसके पास कितना चार्ज है ऑलरेडी, के पास कितना चार्ज है, 3q चार्ज। अब तुमने माना कि इसके पास एक्स चार्ज बचा, बाकी का चार्ज कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया। अब देखो पोटेंशियल ए पे कितना है, 0। तो अब क्या करो, ए पे पोटेंशियल फाइंड करो, जो ए शेल है इस पे पोटेंशियल लिखो। चलो पोटेंशियल एट ए किसकी 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 वजह से होगा, शेल 1 की वजह से प्लस शेल 2 की वजह से, इन दोनों की वजह से होगा।
S1 की वजह से कितना होगा बताओ? KQ/R। KX/R। हाँ, अब उस पे चार्ज x है ना, कितना होगा KX/R। ठीक है, अब S2 की वजह से कितना होगा K3Q/2R। अब ये पोटेंशियल किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। ठीक है, तो कितना आया यहां से देखो, KX इक्वल्स टू -3KQ/2। ये बचेगा, R से R कैंसिल कर दिया, K से K कैंसिल कर दो, तो X की वैल्यू कितनी आ गई देखो, -3/2Q। तो ये कौन सा चार्ज है? ये S पे बचा, रिमेनिंग है ना। पूछा कौन सा है कि कितना फ्लो करा, तो कैसे निकालोगे? तो वाला कैसे निकालोगे बताओ? जो -Q था टोटल चार्ज था, -Q में से -3/2Q उसके पास बच गया, उसे क्या था Q टोटल चार्ज था, उसमें से क्या बचा Q रिमेनिंग प्लस Q जो ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इसको क्या बोले, जो अर्थ के पास चला गया। ठीक है, या चार्ज फ्लो बोल दो, जो चार्ज फ्लो हो गया। टोटल कितना था -Q, कितना बचा -3/2 टाइम्स ऑफ Q। तो कितना बचेगा जो फ्लो हो गया, वो कितना हो गया बताओ? -Q प्लस 3/2Q। ये इतना चार्ज क्या हो गया, फ्लो हो गया। कितना भाई? Q/2। पॉजिटिव का। हाँ, तो पॉजिटिव Q। Q/2 जो चार्ज है वो क्या हो गया तुम्हारा, फ्लो हो गया। तो जब भी इस तरीके के सवाल आए जहां पे पोटेंशियल मतलब अर्थ से कनेक्टेड हो, मतलब कोई भी सरफेस है जो अर्थ से कनेक्टेड हो, तो वहां पे क्या देखोगे कि उस सरफेस का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो तुम क्या करो, जो चार्ज हमेशा ये ही लेट करना कि जो चार्ज सरफेस पे बच गया उसको ही लेट करो हमेशा। कैसे भी क्वेश्चन आए हमेशा उस चार्ज को लेट करो जो बचेगा इस सरफेस पे, कि मान लो जितना ट्रांसफर हुआ, जितना गया मुझे नहीं पता, बचा कितना इतना, उससे क्या होगा तुम सरफेस पे पोटेंशियल निकाल सकते हो। सपोज डिस्चार्ज है, अब उसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लो, अगर 0 है तो इजीली इक्वेट करके तुम्हारा चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा इसी की तरह के जो दूसरे क्वेश्चन है वो होते हैं इस तरीके के। इसको कह रहा हूँ, इसमें क्या है, दो शेल्स हैं, एक रेडियस R, दूसरा 2R रेडियस का। एक के पास +Q चार्ज है, दूसरे के पास -3Q चार्ज है। अब क्या किया, दोनों को हमने मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया। अब बताओ फाइनल चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों सरफेसेस पे? चलिए, फाइनल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों सरफेसेस पे, ये फाइंड। अब इसमें बताओ, जब मेटल से किसी भी दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करोगे तो चार्ज कब तक फ्लो होता है बताओ? मान लीजिए आपके पास ये एक कंडक्टर है और दूसरा एक कंडक्टर ये है। अब इन दोनों के पास क्या है, अलग अलग चार्ज है, ये Q चार्ज है और ये -3Q चार्ज है। अब देखो यहां से आपने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। चार्ज बच्चों कब तक फ्लो होगा, जब तक इन दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। मान लो ये स्फीयर A, ये स्फीयर B, चार्ज फ्लो होगा कहां से कहां, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यही होता है चार्ज फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक। कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। जब इन दोनों शेल्स के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे तो चार्ज फ्लो होना भी क्या हो जाएगा, बंद, है ना। कि भाई अब दोनों चीज बराबर है तो बराबर पे होंगी तो चीजें फ्लो ही नहीं करेंगी। चीजें फ्लो कब करती है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पर जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल बराबर है, तो चार्ज स्टॉप फ्लोइंग। तो वो पॉइंट निकालना है कि उसके बाद जो चार्ज होंगे उसकी वैल्यूज क्या होंगी। तो समझ गए क्या करना है? पहले मुझे ये बताओ, चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, A to B। हाँ, तो मतलब +Q से चार्ज निकल के -3Q में जाएगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ से कितना चार्ज निकला, -X मान लो। ठीक है, कि यहाँ से -X चार्ज निकल गया और यहाँ पे कितना चार्ज बच जाएगा, फिर यहाँ पे कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया, +Q -X, है ना भाई। कितना चार्ज बच गया यहाँ पे, Q -X बच गया, तो यहाँ से कितना चार्ज ऐड हो गया,
Q माइनस एक्स, है ना, इतना चार्ज यहाँ पे ऐड हो गया। तो बताओ यहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब तुमने बोला कि यहाँ पे कितना चार्ज है x, और यहाँ कितना आ गया -3q माइनस q माइनस एक्स, तो कितना आ गया -2q। क्या मानो कि चार्ज ट्रांसफर हुआ। देखो चार्ज तुमने माना कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ +q से -3q, इतना पता चला। अब तुम मान लो कि इस वाले स्फीयर पे x चार्ज बच गया, ठीक है, इस पे जो चार्ज बचा, हमेशा मानना है जो चार्ज बचेगा, तो मान लो कि इस पे ये चार्ज बच गया, तो इस वाले स्फीयर पे कितना चार्ज चला गया बी वाले पे, बताओ। तो q, इसके पास कितना बच गया x, तो कितना चार्ज चला गया q माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना चार्ज बच जाएगा, सॉरी इसको ऐड करोगे ना तो यहाँ तो ऐड हुआ है, तो यहाँ कितना चार्ज आ गया -2q माइनस एक्स। करेक्ट और रॉन्ग, चलो समझ आया सबको। यस मैंने मैम। जो Yes, चीज, हाँ सब हमेशा वही लेट करना है जो चार्ज बचे। तो मान लो लेट एक्स चार्ज ऑन स्फीयर ए, ठीक है। तो अब इसका मतलब यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर हो गया, तो टोटल चार्ज, नेट चार्ज कितना हो गया ऑन बी, पहले कितना था -3q, ऐड कितना हो गया +q माइनस एक्स, ये चार्ज ऐड हो गया, यानी -2q माइनस एक्स। सही है, इतना ही चार्ज होगा ना भाई, +q माइनस एक्स ही तो ऐड होगा वहां पे, q माइनस एक्स, ठीक है। अब दोनों की पोटेंशियल बराबर है, यहाँ से देखो ये वाली प्रॉपर्टी, तो तुम क्या करो, ए का भी पोटेंशियल लिखो और बी का भी पोटेंशियल लिखो और दोनों को बराबर करो, दोनों को बराबर करो। तो यहाँ से यही दो प्रॉपर्टी तुम्हें सीखनी थी कि जब कंडक्टर को मेटल से कनेक्ट करोगे तो दोनों पे चार्ज बराबर, दोनों पे पोटेंशियल बराबर होगा, तो इस तरीके से इक्वेट करोगे। अर्थिंग होगी तो किसी एक का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, उसको इक्वेट करोगे, वहां से चार्ज आएगा। तो चलो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या है, जब भी तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। अब बोल के बताना प्लीज। कितना आया आयुष, गुनगुन बताओ। एक्स, ए का पोटेंशियल बी के बराबर लिखो। देखो जब मैं ए पे पोटेंशियल लिखूंगी तो मतलब एक शेल S1 और S2 दोनों के लिए लिखूंगी, तो S1 पे कितना होगा, देखो के एक्स बाय R1 प्लस के -2q माइनस एक्स डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू बी पे कितना होगा, के एक्स बाय R2 प्लस के -2q माइनस एक्स बाय R2। तो देखो ये चीज, तो ये चीज कैंसिल हो गई और के एक्स से के एक्स कैंसिल हो गया, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 0 आ गई, है ना, के से के कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो शेल S1 है यहाँ पे कितना चार्ज है, 0, मतलब सारा का सारा चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो गया, शेल 2 के पास, ठीक है, शेल 2 के पास। तो शेल 2 के पास फाइनल चार्ज कितना आया, यहाँ पे देखो
एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, -2q, फाइनल चार्ज कितना बचा उसके पास, -2। ठीक है भाई, चार्ज कंजर्वेशन से भी देख सकते हो, प्लस क्यू चार्ज था, अगर प्लस क्यू का प्लस क्यू उसके पास चला गया तो यहाँ पे कितना चार्ज बचेगा, -2q। तो इस तरीके से ये सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तरीके के बहुत सारे। हाँ मैम x की वैल्यू 0 कैसे आई यहाँ पे कि x r1 इक्वल्स टू के x r बाय r2 है ना। हाँ, मतलब सब कैंसिल हो गया ना, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो 0 हो गई ना। सब हो गया। ये जब आएगा, अगर इसको ना, ये वाला R2 वाली वैल्यू अलग लिख लोगे, kx वाली, और यहाँ से जो kx बाय R2 आएगा इनको अलग लिखोगे, तो देखोगे कि x की वैल्यू यहाँ से 0 ही बन रही है। बताओ यहाँ पे, तुम बताओ कि क्या कंक्लूजन निकालोगे इस वाले इससे इक्वेशन से। ओके मैम, ठीक है, आ गया। ठीक, की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, मतलब कोई भी चार्ज नहीं बचा, सारा चार्ज ट्रांसफर हो गया। एक बार देख लो कि कैपेसिटर क्या होता है। बताओ भाई, किसने अभी तक पता है कैपेसिटर के बारे में कि व्हाट इज कैपेसिटर। यूज होता है एनर्जी स्टोर और इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर के लिए। हाँ, देखो कैपेसिटर का, देखो कैपेसिटर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट में दिया गया है ना, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक एप्लीकेशन। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम सबने पढ़ लिया, तो उसका क्या यूज होगा, कहीं यूज भी तो होना चाहिए। तो कैपेसिटर क्या है, उसकी एक एप्लीकेशन। कैपेसिटर का काम क्या है कि वो चार्ज को क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, एनर्जी को स्टोर करेगा। फिर वो एनर्जी को स्टोर कर लिया भाई कैपेसिटर ने, अब तुम्हें उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब तुम चाहते हो कि अब मैं उस एनर्जी को यूज करूं, तो कैपेसिटर से तुम जब चाहो जब एनर्जी को क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी स्टोर करना, और जब तुम्हें जरूरत पड़े तुम्हें उस एनर्जी को दे देना। जैसे कि जब आप फैन ऑन करते हो, तो फैन ऑन करने के लिए इनिशियली हमें जो करंट चाहिए होता है वो हाई अमाउंट का चाहिए होता है ना, लेकिन जो हमारे घरों में जो करंट आता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो उसपे जो मोटर्स हैं, जैसे फ्रिज, जैसे मोटर हो गई, किसी भी मोटर लगा लो, फैन की मोटर हो गई, कूलर की मोटर हो गई, तो ये वर्क नहीं करती उतने कम अमाउंट के करंट पे। तो उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हमेशा तुम देखोगे उनके मोटर्स में एक कैपेसिटर जरूर लगा होता है व्हाइट कलर का, तुमने भी कई बार देखा होगा। उस कैपेसिटर का काम क्या है, जैसे ही उसे पता चला कि हाँ इस डिवाइस के पास एनर्जी नहीं है, तो क्या करेगा कैपेसिटर, जो एनर्जी उसके पास स्टोर है वो एनर्जी सारी की सारी एक ही बार में दे देगा। तो ये काम है तुम्हारे कैपेसिटर का। तो अगर कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखना चाहो तो कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है, अ डिवाइस विच स्टोर एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी होगी उसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यूज करेगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जब आपने पोटेंशियल पढ़ा था तब आप सर ने पढ़ाया होगा कि पोटेंशियल क्या है, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को लेके आ रहे हो, तो चार्ज की भी उस पॉइंट पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो मैंने भी बताया था कि उस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो उसके लिए पॉकेट चाहिए होती है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी को जब वो बचा के सेव करके रखेगा, तो वो पॉकेट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कि भाई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है जो बढ़ गई। अब उस पोटेंशियल एनर्जी को जो तुमने सेव किया है उसके लिए एक पॉकेट होगी जहां पे वो चीज सेव होगी। तो यहाँ पे वो पॉकेट क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी सेव होगी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड में एनर्जी को स्टोर करेगा। इसका मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब कैपेसिटर को बनाया होगा तो कहीं ना कहीं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उस फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया गया होगा। इस तरीके का ये डिवाइस होगा। ठीक है, तो ये है आपका कैपेसिटर। अब देखो कैसे है कैपेसिटर, समझो कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक कंडक्टर है। पोटेंशियल क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी इनफाइनाइट पे एक चार्ज है, तुम इनफाइनाइट से कोई भी चार्ज उठा के लाए और तुमने यहाँ पे स्टोर कराना है ना, यहाँ से उठा के लाए और यहाँ पे स्टोर करा के लाए, यहाँ पे रख दिया। तो क्या होगा, जब आप यहाँ से इस चार्ज को उठा के लेके आए, अभी स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई,
अभी आपने ये चार्ज मान लो DQ चार्ज उठा के चुपचाप यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से एक और DQ चार्ज को जब उठा के लेके आओगे, अभी दिक्कत नहीं आएगी, रख दोगे। अब मान लो जब DQ चार्ज यहाँ पे बहुत सारे हो जाएंगे इस कंडक्टर के पास, तो मुझे बताओ इस कंडक्टर का खुद का पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास चार्ज आ गया है ना, चार्ज आ गया, तो इसका खुद का एक पोटेंशियल होगा। अच्छा, अब जब तुम एक चार्ज को उठा के लेके आओगे, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, है ना। तो तुम्हें एनर्जी अब क्या करनी पड़ेगी? अब तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा जब उस चार्ज को तुम स्टोर कर पाओगे। करेक्ट और रॉन्ग? ट्रू और फॉल्स? अभी इस कंडक्टर के पास तुमने चार्ज ला के रखा, जब पहली बार चार्ज लेके आए तो तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, तुमने उठा के चुप रख दिया। अब तुम दूसरा चार्ज लेके आओगे तो ठीक है, अभी भी काम नहीं करना पड़ा, रख दिया। जब और चार्ज स्टोर करते जाओगे तो इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, है ना। इसका पोटेंशियल क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जब भी तुम किसी कंडक्टर पे चार्ज को स्टोर करोगे, उसका पोटेंशियल जो बढ़ेगा वो किस तरीके से बढ़ेगा? लीनियरली बढ़ेगा, है ना। अब जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो इसका मतलब तुम उस कंडक्टर पे बहुत लिमिटेड चार्ज स्टोर कर सकते हो, बहुत लिमिटेड चार्ज स्टोर कर सकते हो। बट कैपेसिटर पे तो भाई मुझे चार्ज स्टोर कराना है, तो तभी तो मेरी फील्ड में एनर्जी स्टोर होगी। यही काम है कैपेसिटर का, कि मैं चार्ज स्टोर कराऊंगी और वही क्या होगी? मेरी एनर्जी। चार्ज को स्टोर कराऊंगी और वही मेरी एनर्जी है। बट मैं ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कराना चाहती हूँ, बट ये हो नहीं रहा। क्यों? साथ में क्या बढ़ रहा है? पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। तो इसका एक यही फॉल्ट है कि जब जब आप चार्ज बढ़ाओगे तब आपका जो पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। वो तो सबको पता है ना कि भाई पोटेंशियल क्यों बढ़ेगा? जब चार्ज है तो उसके पास खुद का एक पोटेंशियल ऑब्वियसली होगा। तो इस वजह से क्या होगा? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के अगर आप लगाना चाहो, हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं C। अब आपका V एज इट इज आ गया। C क्या है? C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। ठीक है, से हम लोग क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस। तो C किसके बराबर हो गया? C इक्वल्स टू Q बाय V। ये है आपका कैपेसिटेंस। ठीक है, इतना समझ में आया कि कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करेगा। किसकी फॉर्म में करेगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और कहाँ करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। जो एनर्जी स्टोर करेगा, भाई एनर्जी क्या है? एनर्जी इज चार्ज। कैपेसिटर क्या स्टोर कर रहा है? चार्ज स्टोर कर रहा है, और वही क्या है? एनर्जी। तो यहाँ पे मैं एनर्जी यूज कर रही हूँ, ये क्या है? चार्ज को स्टोर करेगा। चार्ज को जैसे जैसे स्टोर करेगा, इस कंडक्टर की एनर्जी बढ़ेगी, है ना। भाई मैं चार्ज को स्टोर करती जाऊं इस कंडक्टर पे, और इसकी उसी से एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, मतलब एनर्जी को स्टोर करेगा। इतना समझ में आया? अब देखो कैपेसिटेंस क्या होता है। पहले समझो कि कैपेसिटेंस क्या होगा। कैपेसिटेंस को अगर मैं बोलूं, देखो किसी भी कंडक्टर के लिए अगर आपको कितना चार्ज चाहिए कि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाए, है ना, कि मान लो आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे मैं कितना चार्ज स्टोर करूं कि इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए बाय 1 वोल्ट। ठीक है, कितना चार्ज मैं इसके स्टोर करूं कि इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाए, उसे हम बोलते हैं क्या? कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर as charge required to increase the potential of conductor by 1 volt। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि क्या हर कंडक्टर के लिए ये वैल्यू अलग अलग होगी क्योंकि या सेम रहेगी? मान लो ये एक कैपेसिटर है आपके पास C1 और ये एक कैपेसिटर है C2। ठीक है,
अब इसका 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए मान लो ये भी मुझे अभी इनिशियली कितना है, ये 0 वोल्ट पे है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इनिशियली ये भी कितने पे है, 0 वोल्ट पे। नेट चार्ज अभी दोनों कंडक्टर के पास मान लो इनिशियली QI कितना है, दोनों के पास 0 है। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या C1 और C2 के लिए जो कैपेसिटर ये है, इसकी वैल्यू है जो, मान लो इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस भी कुछ होगी, ठीक है, कैपेसिटर है। बस मुझे ये बताओ क्या चार्ज की वैल्यू हर कंडक्टर के लिए सेम होगी या अलग अलग होगी? कि भाई मुझे अब V फाइनल इसका भी 1 वोल्ट करना है और मैं चाहती हूँ इसका भी V फाइनल 1 वोल्ट हो जाए, तो बताओ क्या हर कंडक्टर के लिए सेम होगी या अलग अलग होगी? बताओ। कैपेसिटेंस क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ना, कि उतना चार्ज स्टोर कर ले कि पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाए। तो बताओ अलग अलग होगी। हम डिफरेंट होगी। हाँ, तो कंडक्टर भी तो अलग अलग मेटल्स के होंगे ना, कि कंडक्टर भाई एक तो कंडक्टर है नहीं कि बाजार में सिर्फ एक ही मेटल का कंडक्टर आ रहा है ना। कॉपर के भी कंडक्टर्स होते हैं, निकल के भी होते हैं, कोबाल्ट के भी होते हैं, कंडक्टर अलग अलग होते हैं। तो हर कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी। कोई कैपेसिटर हो सकता है कि 5 कूलाम चार्ज स्टोर करके 1 वोल्ट इंक्रीज करे, कोई कैपेसिटर हो सकता है कि सिर्फ 1 कूलाम चार्ज स्टोर करके 1 वोल्ट बढ़ा दे। तो मेरे लिए कौन सा वाला बेटर होगा, जो ज्यादा चार्ज स्टोर करे फिर पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाए, है ना। तो मेरे लिए तो वो ज्यादा बेटर है। अगर समझ रहे हो, अगर ज्यादा चार्ज मान लो, अगर ये वाला कैपेसिटर 5 कूलाम में तुम्हें 1 वोल्ट दे रहा है, समझाने के लिए बता रही हूँ, और ये वाला तुम्हें सिर्फ 0.1 कूलाम में 1 वोल्ट बढ़ा के दे रहा है, तो तुम ये वाला क्यों चुनोगे, राइट? तुम तो ये चुनोगे ना कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा चार्ज मैं इस कंडक्टर पे स्टोर कर सकती हूँ। तो अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि मैं क्या करूं, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करूं और मेरा जो पोटेंशियल है वो कम से कम बढ़े। अब मुझे बताओ कि मैं पोटेंशियल कम क्यों बढ़ाना चाहती हूँ, बताओ क्या रीजन है। मैं कह रही हूँ जो कि पोटेंशियल कम से कम बढ़े, क्यों? सोचो, सब पढ़ चुके हो तुम, खुद बताओ। अरे अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो उसमें चार्ज स्टोर करना क्या चार्ज स्टोर करना अनसक्सेसफुल नहीं हो जाएगा, इम्पॉसिबल टाइप? कि भाई उसका अगर मान लो उस एक सरफेस है जिसका पोटेंशियल 1000 वोल्ट है, मतलब उसके पास खुद इतना पोटेंशियल है, वो इतनी फील्ड क्रिएट कर रहा है कि उस पर तुम चार्ज स्टोर ही नहीं कर सकते, है ना। रिपेल कर देगा सब चीजों को। पोटेंशियल का मतलब भी तो यही है कि वहां पे इतना फील्ड है, इतना चार्ज है कि आप चार्ज को स्टोर ही नहीं कर पाओगे। बट मुझे तो चार्ज स्टोर करना है, मेरा काम ये है। तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं जो मैं भी डिस्कस करूंगी, जिससे क्या होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकूं और पोटेंशियल क्या हो जाए, कम हो जाए। तो एक आध तुम बताओ कैसे कर सकते हैं पोटेंशियल कम, सोच के एक बार दिमाग लगाओ। अच्छा सुनो, अभी प्रिंसिपल से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, चलो रुको। प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक बार ये चीज देखो, फिर तुम्हें मजा आ जाएगा। एक बार सुनो, मान लो हाँ, एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, सिर्फ एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है। अब तुमने क्या किया, इस पे क्यू चार्ज स्टोर कर दिया और इसका पोटेंशियल अभी क्यू चार्ज स्टोर करने पे V हो गया, ठीक है। फाइनल तुमने क्यू चार्ज स्टोर कर दिया और पोटेंशियल इसका V फाइनल भी कितना हो गया, V हो गया। तो क्यू किसके बराबर हो गया, CV के बराबर हो गया, ठीक है। CV के बराबर हो गया। मान लीजिए इसका रेडियस कितना है, R है। अब आप मुझे एक बार इसके सरफेस पे पोटेंशियल बताओ कितना होगा। मुझे कैपेसिटेंस निकालना है, Q/V। मुझे पोटेंशियल बताओ भाई, इसकी इस स्फीयर की वजह से इसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा। ये तो हमने ड्राइव किया है। Q/R। हाँ वेरी गुड। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, K Q/ इसका रेडियस R। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करो, Q KQ/R, है ना। तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटेंस K की वैल्यू क्या हो गई, 4πε0R। तो देखो यहाँ से जो कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तुम बताओ। रेडियस पे। रेडियस। तो कैपेसिटेंस, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, उसके रेडियस पे या उसके कितना एरिया है, इस चीज पे। कभी भी ये मत ध्यान रखना
कि यहाँ पे लिखा हुआ है Q और V, तो उससे तुम्हारा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। तो सारी बातें कंडक्टर से ही रिलेटेड होंगी। चार्ज बढ़ाने से या पोटेंशियल बढ़ाने से कैपेसिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो इनबिल्ट क्वालिटी है कंडक्टर की कि इसका कैपेसिटेंस यही है। ठीक है, बट डिपेंड करेगा रेडियस पे। अगर तुमने उसका ज्यादा बड़ा कंडक्टर ले लिया तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा। अब अच्छा एक बात करो, अब तुम रेडियस लो अर्थ की। अर्थ की रेडियस कितनी होती है? अर्थ 6400 किलोमीटर होता है ना, यही होता है भाई। यस मैम। अब रेडियस की वैल्यू रखो यहाँ पे, सी की वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 10⁻⁹। सॉल्व करो। 4πε0 कितना होता है? 9 इंटू 10⁹। अच्छा ये 1/, है तो ये 1/, में जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6400। किलोमीटर्स को मीटर्स में कर लेते हैं, तो मीटर्स में कितना हो जाएगा? ये 10⁻3। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास C इक्वल्स टू 64/9 10⁵ यानी 10⁻⁻4। इसको डिवाइड करना, 9 9 जा 81, कितने 7 7.1। यानी 7.1। 7 कितने पे गया? चलो 7 रख लो, 10⁻⁻4। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी देख के बताओ? Q/V, कूलाम पर वोल्ट है। ठीक है, अब तुम देखो अर्थ की रेडियस जितना बड़ा अगर तुमने कैपेसिटर बनाया है, अर्थ की रेडियस जितना, तो उस पर कितना चार्ज स्टोर हुआ? इतना। और जब उसका 1 वोल्ट बढ़ा तो -4 में जा रहा है, देख रहे हो? तो ये कितना स्मॉल यूनिट हो गया, मतलब कैपेसिटेंस कितना बढ़ रहा है भाई? 0.0007। और जब जाके उसका 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इसका मतलब कि हम इतने बड़े सरफेस पे भी कितना चार्ज स्टोर कर पा रहे हैं? बहुत कम चार्ज स्टोर कर पा रहे हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा? हम लोगों को कुछ कुछ अल्टरेशंस करनी पड़ी, कि जिसकी वजह से क्या हो कि भाई पोटेंशियल क्या हो, कम हो जाए और चार्ज ज्यादा से ज्यादा मैं स्टोर कर पाऊं। ठीक है, हाँ। अच्छा अब बताओ, कैपेसिटर की एक बार यूनिट देख लेते हैं। अब इस जो ये कूलाम पर वोल्ट है, इसको और क्या बोलते हैं बच्चों? इसकी यूनिट मैं यहाँ पे बताऊंगी। अब देखो, यूनिट लिखो, कैपेसिटेंस की यूनिट। आपने लिखी कूलाम पर वोल्ट। इसको मैं क्या बोलती हूँ? कूलाम पर वोल्ट को बच्चों फेराड। इसको क्या बोलेंगे? 1 फेराड। इसका मतलब क्या है? 1 फेराड का मतलब क्या है? अगर इसका सिर्फ अर्थ समझो, व्हाट इज 1 फेराड? इसका मतलब है कि जब मैंने 1 कूलाम चार्ज स्टोर किया, तब मेरा पोटेंशियल कितना बढ़ा? 1 वोल्ट बढ़ा। ठीक है, ये है इसकी मतलब 1 फेराड का। अब तुम्हारा जो यहाँ पे आंसर आया है, देखो कितना आया है? 0.0007। यहाँ पे देखो तुम्हारा यहाँ पे आंसर कितना आया है, यहीं पे लिखते हैं। कैपेसिटेंस आया है 0.0007 कूलाम पर वोल्ट। मतलब आपने कितना चार्ज स्टोर किया बच्चों? सिर्फ 7 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम चार्ज स्टोर किया, और पोटेंशियल कितना बढ़ गया? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। तो कितना छोटा चार्ज है ये? दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है, फिजिबल है ऐसा कैपेसिटर बनाना, कि मैं 1 कूलाम चार्ज भी नहीं स्टोर कर पा रही? द आंसर इज नो। ठीक है, तो अब आपने क्या क्या अल्टरेशन करी, अब वो हम देखेंगे यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या कहता है? मैं एक शीट ऐड कर लेती हूँ, एक आगे बढ़ा देते हैं स्लाइड। ये चैप्टर बहुत आसान है, फटाफट हो जाएगा। अब देखो क्या कहता है प्रिंसिपल।
कि किस प्रिंसिपल से हमने सक्सेसफुल बनाया कि हाँ कैपेसिटर हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा चलो एक बार ये देख लेते हैं, किस पे डिपेंड किया था इसका कैपेसिटेंस, हमने देखा था अभी रेडियस पे। कैपेसिटेंस। हाँ, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। तुम्हारा एरिया भी आ जाएगा तो इसमें शेप एंड साइज दोनों लिख दिया है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक चीज आई थी एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, ये चीज आई है यहाँ पे। अगर ये तो अभी आपके पास एप्सिलॉन नॉट यानी कहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका कैपेसिटेंस, कैपेसिटर कहाँ रखा हुआ है, पी स्पेस। स्पेस में। अगर इसको मैं किसी मीडियम में रख दूं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इन अ मीडियम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रेडियस आर, है ना। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस और किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है भाई, मीडियम पे, राइट। कैपेसिटेंस और किस पे डिपेंड करेगा, इट मीडियम। डिपेंड्स ऑन मीडियम। भाई सब बच्चों को बहुत आराम से समझ में आएगा, आराम से बैठ के सुन। मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है। जो सबसे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि Q एंड V की वैल्यू पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब एक बार देख लो इसका प्रिंसिपल, कि इसका क्या प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है कि मुझे भाई ज्यादा चार्ज स्टोर करना है और पोटेंशियल को कम करना है। देखो कैसे करेंगे, कि मान लो आपके पास एक ये प्लेट है, एक प्लेट है, ठीक है। ये आपने एक प्लेट ले ली और इस प्लेट पे चार्ज था पॉजिटिव Q इधर, ठीक है। इस प्लेट पे एक चार्ज है पॉजिटिव Q। अब आपने क्या करा, इसके जस्ट बराबर में, इसके जस्ट बराबर में एक दूसरी प्लेट रख दी, ठीक है। आपने इसके बराबर में दूसरी प्लेट रख दी। अब इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा -Q, ठीक है। ये चार्ज इंड्यूस हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया। अब देखो जो फील्ड है वो कहाँ पे है, दोनों कैपेसिटर के बीच में, दोनों कंडक्टर्स के बीच में। ये मेरी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से जा रही है और नेगेटिव में एंटर हो रही है। मान लो दो प्लेट का जो आपने डिस्टेंस लिया है वो कितना लिया है, D, ठीक है। अब दो प्लेट है, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है भाई, एक के पास नेगेटिव। तो मान लो जो पॉजिटिव वाली है इसका पोटेंशियल V पॉजिटिव, और जो ये नेगेटिव वाली है इसका पोटेंशियल कितना है, V नेगेटिव, ठीक है। अब देखो पहले तो जो डेफिनेशन मैंने बताई है वो डेफिनेशन पढ़ो एक बार, क्या लिखा है मैंने। एनर्जी कहाँ स्टोर होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यहाँ पे एक मुझे क्या फायदा मिल गया कि मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी मिल गई, बाउंड। यानी इसका मतलब क्या है, मैं पूरी एनर्जी को क्या कर पा रही हूँ, जितनी एनर्जी स्टोर हुई वो मेरे सारे काम किए, क्योंकि मैंने एनर्जी को क्या कर लिया, एक छोटे से एरिया में ऑक्यूपाई कर लिया, है ना। जितने एरिया में फील्ड थी मैंने वो सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। बट जो आइसोलेटेड था, यहाँ से देखो अगर इसके पास Q चार्ज है तो इसकी जो फील्ड है वो इस तरफ होगी, बाहर स्पेस में, पूरे स्पेस में इसकी फील्ड होगी। तो क्या मैं इस फील्ड की एनर्जी को यूज कर पाऊंगी, ये तो स्पेस में पूरे में क्या है, डिस्टॉर्टेड है ना। पूरे स्पेस में ये फील्ड फैली हुई है, तो जो इसमें एनर्जी जो स्टोर हुई है वो तो मेरे काम की भी नहीं है ना। तो इसमें इस वजह से क्या हुआ, अगर आपने दूसरा पोटेंशियल, दूसरा कैपेसिटर लिया, इससे पहला तो क्या यूज हुआ कि आपने जितनी भी फील्ड थी उसको क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। और जितनी फील्ड स्टोर हो गई उसका मतलब क्या स्टोर हो गई, फील्ड के साथ साथ एनर्जी स्टोर हो गई, जो कि मुझे चाहिए थी। पहली चीज तो ये सॉर्ट आउट हो गई कि एनर्जी तुमने क्या कर ली, बाउंड कर दी, है ना। दूसरा फील्ड कर लिया, फील्ड इज ऑल्सो बाउंडेड है। तीसरा जो खास था कि पोटेंशियल क्या करना है, मुझे कम करना है। अब देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया है, Q/V, ठीक है, Q/V। तो एक चीज याद रखना, ये जो V होता है ना स्टूडेंट, ये हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है।
पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी हम दो कैपेसिटर को लेके चलेंगे या दो कंडक्टर्स को लेके चलेंगे तो यहाँ पे वो क्या आएगा, डिफरेंस। तो देखो अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, पॉजिटिव प्लेट का V पॉजिटिव, नेगेटिव ऑफ दूसरी प्लेट का V नेगेटिव। डन। अब देखिए अब क्या होगा, तुम खुद बताओ, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तुमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, जो ये पॉजिटिव वाली प्लेट है इसके पास खुद का पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव, बट इसकी जो बराबर वाली प्लेट है वो कैसी है, नेगेटिव। तो दोनों का जो नेट आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा, कम। कम हो जाएगा ना। भाई ये तभी तो पेरेंट्स कहते हैं कि गलत संगति में मत बैठो, क्योंकि संगति का असर आता है। अगर एक इंसान पॉजिटिव है दूसरा इंसान नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, दोनों बैलेंस कर लेंगे कि भाई तुम्हारी पॉजिटिविटी और मेरी नेगेटिविटी, तो वो चीजें कम हो गई। तो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे होगा कि इसका तो पॉजिटिव पोटेंशियल, मान लो इसके पास +5 है और इसके पास कितना है, -3, तो कुल मिला के जो मेरा पोटेंशियल आया वो कितना आया, सिर्फ 2 वोल्ट, राइट। और वहीं पे अगर ये सिंगल प्लेट होती तो पोटेंशियल कितना रहता, +5। तो इस वजह से मैं क्या कर पाई, पोटेंशियल को कम कर पाई। तो मेरे लिए आइसोलेटेड कंडक्टर का कोई यूज नहीं रहा, आइसोलेटेड कैपेसिटर का कोई यूज नहीं रहा। पोटेंशियल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो कंडक्टर्स चाहिए। या आप स्फेरिकल ले सकते हो दोनों कंडक्टर, मतलब अभी तक तूने पढ़े है ना, क्या क्या पढ़ा है, प्लेट पढ़ी है, प्लेट के लिए फील्ड निकाली है और स्फेरिकल के लिए फील्ड निकाली है। तो हम दोनों हम कैपेसिटर भी इन दोनों के लिए निकालेंगे, पैरेलल प्लेट के लिए भी और स्फेरिकल शेल के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए क्या क्या करेंगे, दोनों शेल लेंगे और एक बार दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे, तो देखेंगे कि उनके लिए क्या क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है। तो प्रिंसिपल समझ में आया कि मेरा मुद्दा था पोटेंशियल को कम करना, जो मैं कर चुकी, फील्ड बाउंड करना वो भी मैंने कर दिया। तो ये है आपका कैपेसिटर का प्रिंसिपल। चलिए अब इसी बात पे ये सवाल कर दीजिए, आइसोलेटेड कैपेसिटर का। ट्राई टू सॉल्व दिस। कितने टाइम से हो जाएगा, और जो लास्ट क्लास में मैंने वो पोटेंशियल वाला क्वेश्चन दिया था, कुछ कुछ ऐसा था, वो किया तुमने, तुम लोगों ने, मेरे तो अब माइंड में आया है। वो लास्ट क्लास में भी तो एक सवाल था ऐसा ऐसा कुछ कुछ, उसमें भी एक बिगर ड्रॉप से स्मॉल ड्रॉप बन रही थी, किया तुम लोगों ने, ये BO4 के लिए जो स्पेशल क्लास ली थी उस दिन। भाई तुम लोग होमवर्क नहीं करते, ऐसे नहीं चलेगा। मैम किया था 160 आया था आंसर। हाँ, आ गया था, सॉल्व हो गया था। यस मैम।
नहीं मिल रहा, वो पता नहीं कहाँ चला गया। बाकी के बच्चे उन्होंने किया है, कितना आंसर आया है बताओ। चल गई पीपीटी तो। ये 64 ड्रॉप्स हैं, और जिनको 64 ड्रॉप्स ईच चार्ज अप टू पोटेंशियल एंड कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। तो पोटेंशियल निकालना है बड़ी वाली ड्रॉप का। कैसे किया तुमने, बताना एक बारी। पहले क्या किया? मैम मैम पहले मैम दोनों का जो एरिया है वो इक्वल रख लिया, तो 64 इंटू 4 पाई/3 पाई आर क्यूब लगाया, और इक्वल्स टू में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब लगाया। फिर मैम उससे कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 4r, तो उसको v इक्वल्स टू k/r वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया। उसके बाद k/r की वैल्यू हमें दे रखी थी 10, तो इंटू 16 आंसर आया था, तो 16 इंटू 10 कर दिया, 160 आंसर आया था। देखो भाई, जिसका नहीं हुआ है वो देख लो ये वाला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसलिए घूम के आ गई इस पे। देखो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए कि इतने ड्रॉप की, इतने सारे ड्रॉप्स मिलके एक में बन रही हूँ, है ना, कि मान लो इतनी सारी ड्रॉप्स हैं और कंबाइंड करके एक ड्रॉप बन गई, तो इसका मतलब सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कंजर्व, कि भाई 64 ड्रॉप मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनेगी। तो मान लो जब एक बड़ी ड्रॉप बनी तो उसका जो वॉल्यूम है वो कितना आया है, 4 बाय, वो सुनो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले स्टार्टिंग से समझो कि छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही है। इसका रेडियस मान लो कितना है, कैपिटल आर, और जो ये छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं इन सभी का रेडियस कितना है, आर। तो वॉल्यूम क्या रहने वाला है, बराबर। अब मान लो ये एक ड्रॉप का पोटेंशियल है इतना, 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल। अब देखो ये वाली ड्रॉप एक बड़ी ड्रॉप है, सिंगल ड्रॉप है, तो इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर क्यूब। बट ये अभी एक का है, तुम्हारे पास कितनी ड्रॉप है, 64, तो 64 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी वॉल्यूम इनिशियल किसके बराबर होने वाला है, फाइनल। तो जो चीज कैंसिल हो गई होगी कैंसिल। तो यहाँ से आर क्यूब किसके बराबर आया, 64 आर क्यूब, और आर कितना आ गया, 4r। 4 अब पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो, इस बड़ी ड्रॉप के लिए क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू दिस शेल एस, के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर। तो अब कैपिटल आर तो आपने निकाल लिया कि कैपिटल आर कितना आया है, स्मॉल, उसके बराबर में 4r, है ना, 4r आ गया। अब ये क्यू भी तो पता होना चाहिए कितना है, तो हमें छोटे वाले का पता है, 64 ड्रॉप इन चार्ज ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पे 64 ड्रॉप्स का क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इनकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर। एक का पोटेंशियल 10 मिली वोल्ट है, तो सबका मिला के कितना हो जाएगा, चार्ज अप टू पोटेंशियल 10 मिली वोल्ट। भाई सबको चार्ज करके 10 मिली वोल्ट तक का पोटेंशियल लेके आए, तो सब निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्यू बनेगा तुम्हारा 64 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू, इस तरीके से कितना आएगा, यहाँ से क्यू की वैल्यू देखो, क्यू की वैल्यू, अरे यार कितना आया, वी आर बाय के इक्वल, इसको ये किस में आएगा, मिली वोल्ट में, ये रख लो वी को। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, के एज इट इज, 4r एज इट इज, कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा देखो, वी आर बाय के, ठीक है, ये वी आर बाय के,
कैपिटल क्यू है तो ये भी तो एक क्यू का है, और तुम्हारे पास कितने हैं ऐसे 64 से मल्टीप्लाई कर दो, आर से आर कैंसिल, के से के कैंसिल हो गया, और ये 4 टाइम्स कितने पे कट गया यहाँ पे 64 से 16 टाइम्स 16। अब बी का पोटेंशियल कितना है 10 मिली वोल्ट, तो बड़े वाले का कितना आ गया 160 मिली, यही आया ना भाई। यस मैम। देखो वैसे तो नॉर्मली भी निकल जाता, ये नॉर्मली भी निकल जाता कि 64 है, अगर एक के पास क्यू चार्ज है, चलो तुम ऐसे याद रखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। तो तुमने यहाँ से पहले क्यू की वैल्यू निकाली, और कैपिटल क्यू कितने के बराबर, कैपिटल क्यू होगा, मान लो इसके पास कैपिटल क्यू है, वो कितने के बराबर हो जाएगा 64 ऑफ स्मॉल क्यू, ठीक है। छोटे छोटे जो ड्रॉप्स हैं उन्होंने बड़ा ड्रॉप बनाया जिसका चार्ज है कैपिटल क्यू, जो कितने के बराबर होगा 64 टाइम्स ऑफ क्यू, तो वही किया है मैंने यहाँ पे 64 और ये स्मॉल क्यू की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी ऐसा ही है, इसमें पोटेंशियल निकालना है, सॉरी कैपेसिटेंस निकालो। तो छोटे छोटे ड्रॉप्स बन के क्या बन गई, एक बड़ी ड्रॉप बन गई। अब आपको मैम कैपेसिटी 4 टाइम्स ऑफ अ बिगर ड्रॉप। वेरी गुड वेरी गुड। देखो C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा, है ना ये। अब मान लो ये छोटी छोटी ड्रॉप्स थी, तो एक ड्रॉप का इतना था, तो जब 64 ड्रॉप्स मिल गई तो उनका कितना हो जाएगा, मान लो C डैश है भाई, छोटी छोटी ड्रॉप मिल गई एक बड़ी ड्रॉप बन गई जिनका रेडियस कितना है R है, तो यहाँ से कितना हो गया ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। और अभी आपने क्या निकाला है R का वैल्यू, पोटेंशियल को इक्वल कर, ये वॉल्यूम को इक्वल करके, है ना। 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इक्वल्स टू 64 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आई 4R, तो C डैश कितना हो गया देखो, है ना। तो अगर मैं यहाँ से 4 को ऐसे ले आऊं और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यही क्या है मेरा एक ड्रॉप का कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, तो कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है। तो जितनी स्मॉल ड्रॉप थी एक, उससे ये कितना हो गया 4 टाइम्स ज्यादा हो गया, देख रहे हो। तो जितना रेडियस बढ़ गया उतने टाइम ही क्या बढ़ गया मेरा कैपेसिटेंस, तो डायरेक्टली यहाँ से क्या रिलेशन आया, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बस ये निकालो और डायरेक्टली दिखा दो कि कितना बढ़ गया, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। तो एक बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए देख लेते हैं कि क्या डेरिवेशन है, उसके बाद कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आधा तो मैं तुम्हें उसमें समझा चुकी हूँ प्रिंसिपल में। मान लीजिए आपके पास एक पैरेलल प्लेट है ये, और एक प्लेट आपने दूसरी ले ली, ठीक है। इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, इस पे सिमिलर अमाउंट का चार्ज इंड्यूस होगा। देखो प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है ना वो हमेशा माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, बस इनका साइन अलग होगा, ये याद रखो, ठीक है। हमेशा वैल्यू सेम रहेंगी, मैग्नीट्यूड अलग अलग। इस पे चार्ज प्लस, इस पे चार्ज नेगेटिव। अब देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, और ये यहाँ। मान लीजिए दोनों d डिस्टेंस की दूरी पे रखे हुए हैं, और क्या मान के चलना है कि दोनों जो प्लेट्स हैं उनका एरिया भी क्या है बराबर। लेट द एरिया ऑफ ईच प्लेट्स आर, का जो एरिया है वो क्या है बराबर है, ठीक है। प्लस क्यू माइनस क्यू, चार्ज भी क्या है ये भी बराबर है। अब देखो ये हो गई E1 पॉजिटिव की वजह से, और नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कहाँ होगी इधर की तरफ। अगर मैं E नेट निकालूं तो कितना हो जाएगा, देखो E1 प्लस E2, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से,
कितना होता है पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। 0। दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, प्लस की वजह से भी इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव की वजह से भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों की ऐड होंगी ना। अगर मान लीजिए एक इधर होती और एक इधर, तब जाके तब 0 होती ना, अभी तो दोनों ऐड हो गई। तो अभी एक की वजह से बताओ कि कितनी फील्ड होगी पैरेलल प्लेट इसकी वजह से। गॉस लॉ में पढ़ा होगा ना, मैंने पढ़ाया है, पैरेलल प्लेट की वजह से कितनी फील्ड आती है एक सिग्मा प्लेट बाय की। 2 नॉट। हाँ, कितना आता है आप सिग्मा सिग्मा बाय 2 हाँ टू एप्सिलॉन। सिग्मा की टर्म्स में भी लिख सकते हो। सिग्मा क्या हो गया भाई? चार्ज पर यूनिट एरिया। ये सिग्मा की वजह से ये भी, दोनों में चार्जेस मैंने सेम बताए हैं और एरिया भी सेम है, इस वजह से सिग्मा सिग्मा क्या हो गई? सेम हो गए। अगर मैं ये चीज नहीं लेके चलती कि एरिया सेम है, तो तुम्हारी यहाँ पे सिग्मा क्या होती, ये भी चेंज हो जाती सिग्मा 1 और सिग्मा 2। बट मुझे मेरा मानना क्या था कि तुम्हें समझाना, तो इसलिए मैंने क्या किया, एरिया भी सेम लेके चल लिया और चार्ज तो हमेशा सेम रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ से ई नेट कितनी आ गई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक बात ध्यान रखो, कैपेसिटर जब भी बनेगा तो चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट ही होने चाहिए। ठीक है, हमेशा चार्ज विल ऑलवेज बी इक्वल एंड अपोजिट। एरिया हो सकता है तुम कम ज्यादा कर लो, बट चार्ज विल बी ऑलवेज इक्वल। अब देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपके पास ई नेट आ गई। अच्छा, अगर मैं निकालूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्या होगा? प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल बताओ। ई डिस्टेंस पे है दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो वी किसके बराबर हो जाएगा? ईडी के बराबर। ये हम लोग पढ़ते हैं ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डी डिस्टेंस है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट्स। कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल दो। बाय डेल वी ये होता है। ठीक है, हमारे पास क्यू की, और एक चीज याद रखना, जब भी कैपेसिटेंस में जो मैं ये क्यू लिखती हूँ ना, ये क्यू यहाँ लिख रही हूँ, अभी तो तुम्हें सब मैंने बोला इक्वल मैग्नीट्यूड है। कई बार जब क्वेश्चंस करोगे तो देखोगे दोनों प्लेट्स पे चार्ज अलग अलग है। जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ऐसे सवाल भी आएंगे, तो हमेशा वो वाला चार्ज लिखना है जो तुम्हारे पास पॉजिटिव प्लेट पे है। ये याद रखो, हमेशा कैपेसिटर की उस प्लेट का चार्ज लिखोगे जो पॉजिटिव है, हमेशा याद रखना पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लिखना है। यहाँ पे तो बराबर है, आगे क्वेश्चन करोगे जब पता चलेगा। तो पॉजिटिव क्यू बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया भाई? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी, और ये एप्सिलॉन। ठीक है, अब सिग्मा को भी ऐसे काम करो, एरिया के फॉर्म में लिख लो। सिग्मा देखो क्या है, क्यू बाय ए। ठीक है, तो ये क्यू बाय ए है तो ए ऊपर चला गया, ये एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्यू से क्यू कैंसिल, कैपेसिटेंस कितना आया? ए एप्सिलॉन नॉट बाय। तो ये है आपके पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस। तो ये भी देखो, तुम सीधा देख सकते हो, एरिया पे डिपेंड कर रहा है प्लेट की और डिस्टेंस। ठीक है, तीसरा एप्सिलॉन नॉट यानी मीडियम। अगर मान लो इन प्लेट के बीच में कुछ मीडियम रख दूं, है ना, कुछ मीडियम रख दूं, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? देखो एप्सिलॉन नॉट के। मैं यहाँ पे कोई मीडियम रख दूं खुद से, अभी वो हम अलग से करेंगे, बट मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ, दो प्लेट्स के बीच में अगर मैं यहाँ कोई मीडियम रख दूं, ठीक है, कोई डाइलेक्ट्रिक रख दूं, कोई डाइलेक्ट्रिक लिख दूं, तो मेरा कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? तो जो फॉर्मूला देखो, बढ़ना चाहिए। हाँ, तो डाइलेक्ट्रिक के रखने से तो आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। एप्सिलॉन नॉट की वजह फिर क्या लिखोगे तुम? अगर मीडियम में अगर मैं बात करूं, ए एप्सिलॉन नॉट आर बाय डी, यही हो जाएगा ना। और एप्सिलॉन नॉट ही क्या होता है तुम्हारा? के। तो कैपेसिटेंस में जब आप बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दोगे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। चिंता मत करो, वो अलग से स्पेशल केस हम लोग डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस दिस, डोंट वरी।
तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगली क्लास में चलो ये एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, रुको कोई नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सवाल करके जाओ कैपेसिटर प्लेट पे। एक पे चार्ज क्यू है, एक पे चार्ज क्यू है, मैंने बताया है चार्ज होना चाहिए इक्वल एंड अपोजिट, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो। फटाफट। आई विल टेक ओनली 2 to 3 लेक्चर्स कैपेसिटर पे और हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। केवीएल और केसीएल हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस में, वहां से सीखना। चार्ज डिवाइड करना आता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये प्लेट है क्यू और इस प्लेट के पास चार्ज है क्यू, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना आता है कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लो इस प्लेट के पास 3Q चार्ज है, तो आप तुमसे पूछे कि बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो इन प्लेट्स पे, तो आता है करना, यस और नो? मैंने नहीं कराया ना, तो देखो पहले तो मैं बेसिक सिखा देती हूँ क्या करना होता है, समझो। चाहे कितने भी प्लेट्स हो, कितनी भी प्लेट्स हो, जो आउटर प्लेट है, जैसे ये वाली, एक तो ये वाला प्लेट है आउटर और एक ये वाला दूसरा, ये दो क्या है, आउटर है। अगर मान लो 2 प्लेट है तो एक ये आउटर हो गया आपका और ये आउटर हो गया। चाहे कितनी भी प्लेट हो, 4 प्लेट है, समझो 4 प्लेट है, चारों पे चार्ज Q2 3Q 4Q ऐसे ऐसे हैं, और तुमसे बोले कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, तो हमेशा जो आउटर प्लेट है ना, ये आउटर प्लेट ये वाली, इन पे जो चार्ज आएगा वो हमेशा कितना आएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2। हमेशा चाहे कितनी भी प्लेट्स हो, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 ही करना। अब बताओ यहाँ पे कितना चार्ज आएगा 1 के पास, करते हैं टोटल चार्ज कितना हो गया, 3 4 5 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना, 3Q। यहाँ पे 3Q। अब देखो ये जो प्लेट ए है इसके पास टोटल चार्ज कितना है भाई, इस प्लेट के पास टोटल चार्ज 2Q है। अगर यहाँ पे 3Q चार्ज आ गया तो यहाँ कितना चार्ज आना चाहिए, चार्ज कंजर्वेशन से माइनस, है ना, 3Q माइनस Q, नेट चार्ज कितना रहा इस प्लेट के पास, 2Q। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे। अब देखो अब ये माइनस Q चार्ज है, तो अब क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा इक्वल एंड अपोजिट। तो अंदर वाली प्लेट पे जहाँ एक पे चार्ज अगर माइनस Q है तो इसके अपोजिट वाली पे प्लस Q आएगा। ठीक है, अब देखो इसके पास प्लस Q चार्ज है बच्चों, और इसके पास भी कितना चार्ज है ना, तो इस वाली प्लेट में मतलब कितना चार्ज आया बताओ, 0, क्योंकि फिर टोटल चार्ज Q था सारा का सारा इस प्लेट पे आ गया, तो ये चार्ज कितना हो गया 0। और इस वाली पे भी देखो यहाँ 3Q चार्ज है, तो यहाँ कितना आ गया 0। तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अभी एक बार ये वाला केस भी देख लो, ये वाला बताओ, इसके पास टोटल चार्ज कितना है, 4 3, बताओ कितना है, 10Q। हाँ, तो 10/2 कितना आ गया, 5Q। 5Q। तो यहाँ 5Q चार्ज और यहाँ पे आउटर पे यहाँ भी 5Q। ठीक है, अंदर कितना आएगा यहाँ पे बताओ, कैपिटल यहाँ पे अंदर कितना आएगा, यहाँ 5Q चार्ज है और इसके पास होना कितना चाहिए, टोटल Q, तो यहाँ कितना आएगा, -4। कितना लिखूं, -4Q। -4Q। हाँ -4Q, है ना। ठीक है, वेरी गुड। अब इस प्लेट में -4Q है, तो ये वाली जो प्लेट है इस पे कितना आ जाएगा, ये वाली इसके इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे, +4Q। हाँ वेरी गुड, +4Q।
अब देखो इसके पास टोटल चार्ज 2Q होना चाहिए प्लस 4Q यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ गया? -2Q। -2Q। आएगा हाँ, तो -2Q है ना, ये क्या आ गया -2Q और प्लस 4Q करेंगे तो 2Q। वेरी गुड। अपोजिट चार्ज आएगा इसके पास कितना? +2Q। तो अब देखो जो अंदर वाली प्लेट है उनके पास कैसा चार्ज आ रहा है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ भी यस यहाँ भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यहाँ भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो इस तरीके से कैपेसिटर में मैंने तुम्हें क्या बताया है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। अगर तुम्हें ऐसे प्लेट गिवन है इस तरीके से, तो सबसे पहला काम तो तुम्हें तुम लोगों को क्या करना है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। और किस तरीके से? इस तरीके से। समझ आ गया? तो अब जो क्वेश्चन है इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो और फिर करो। मैं लिंक में सारी ये इरेज कर रही हूँ, ठीक है? चलो करिए। नोट कर लिया था कि नहीं भाई? नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अब मैं उसको अंडू भी नहीं कर सकती। मैम कर लिया। ठीक है, अब देखो एक के पास 2Q चार्ज है और एक के पास Q, तो यहाँ कितना चार्ज आएगा? 1.5Q। यहाँ पे कितना आएगा? -Q और यहाँ पे +Q। तो अब तुम्हारे पास कैपेसिटर नहीं भाई, टोटल चार्ज 2Q है, बस ये 3Q/2 है। और यहाँ पे तुम्हें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। Q - 3Q/2 4 माइनस -Q/2 भाई क्या कर रहे हो? प्लस -Q/2। का आ रहा है भाई, प्लस का आ रहा है ये वाला, और ये आ रहा है माइनस। कैलकुलेशन एरर किया है। टोटल चार्ज 2Q है, इस प्लेट के पास 3Q/2 और दूसरी के पास +X, दोनों का मिला के 2Q होगा। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 2Q - 3Q/2। ठीक है, तो तुम्हारे पास अब कैपेसिटर के पास चार्ज कितना हो गया ये निकालना है। कितना चार्ज है भाई? 2 ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो कितना आएगा? ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और डी। अब सिग्मा कितना है भाई? चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना हो गया? Q/, राइट, Q/2 एप्सिलॉन नॉट बाय ये डी। तो अब सी में वैल्यू रख दो भाई, ये Q/2, V कितना है? QD × 2A एप्सिलॉन नॉट। टू से 2 कैंसिल, Q से Q कैंसिल, कितना आ गया? C = A एप्सिलॉन नॉट बाय D। मतलब अभी भी सेम आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज से काम नहीं चलेगा, V भी निकालना पड़ेगा। कैसे? ED करके। E क्या मानी थी आपने? देखो यहाँ से देखो क्वेश्चन, देखो कितना आई है? E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है भाई? आपका चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज कितना हो गया अब यहाँ पे? तुम खुद बताओ। 2/2 हो गया। तो उस चीज का भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें चेंज होंगी। ठीक है, अगर डिस्टेंस वेरी हो जाता, डिस्टेंस चेंज हो जाता तो पोटेंशियल डिफरेंस में आप डी को क्या लिखते? D/2 लिखते। तो दोनों चीज निकालनी है, QB और VB। इस तरीके के क्वेश्चन वो निकालना सिखा दिया। VB इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर लेना क्या होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जब तक दोनों के एरिया सेम है। ठीक है, अगर एरिया अलग अलग है तो सिग्मा भी अलग अलग आएगा। याद रखना भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें क्लियर होंगी। बेसिक मैंने क्लियर कर दिया है, क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डोंट वरी एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास। मतलब कल ही होगी, अब तो कल मंडे है, राइट?
सॉरी एवरीवन।